हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का जनरल आइडिया ले लिया था। अब हम लोग रिफ्लेक्शन को पर्टिकुलरली इन प्लेन मिरर्स में पढ़ने आ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक ही है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस प्लेन मिरर। इट इज सेम एज प्लेन मिरर। तो इसमें पहला सब आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला सब आर्टिकल है वो है इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग मतलब जो आपने अभी देखा था, मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, कभी रियल ऑब्जेक्ट था, कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, कभी रियल इमेज थी, कभी वर्चुअल इमेज थी। तो रियल और वर्चुअल जो ऑब्जेक्ट थे उनके लिए हम लोगों ने इमेज को ड्रॉ करके देखा था। अब हम लोग इमेज ट्रेसिंग कर रहे हैं। इमेज ट्रेसिंग मतलब कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग हम उसकी इमेज ड्रॉ करेंगे, कहाँ उसकी इमेज हो सकती है। किसके लिए? प्लेन एरर के लिए। इमेज ट्रेसिंग क्या होती है? टू ड्रॉ ए इमेज बाय सुटेबल रे डायग्राम इज नोन एज इमेज ट्रेसिंग फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके लिए आपको इमेज ट्रेसिंग करनी है, उसकी इमेज को ड्रॉ करना है। किसे? रे डायग्राम के थ्रू बताना है कि कहाँ इमेज होगी। अभी तो ये मैं आपको इमेज रे डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। लेटर ऑन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखकर ही इमेज की लोकेशन बना दोगे। ठीक है बेटा। बट टू बिगिन विथ हम लोग पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका साइज नेग्लिजिबल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है, ब्लैक कलर का एक डॉट बना रखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसका नाम ओ है। ओ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ए बी ले रखा है। ए बी इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के मैंने दो केस ले रखे हैं आपसे इमेज ड्रॉ कराने के लिए मैंने बना रखा है। तो पहले मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करता हूँ, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, सारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनकी इमेज बना दीजिए, उनको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपकी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो पहले मैं ओ के लिए बात करता हूँ। ओ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां से ओ से एक लाइट रे इस तरह से आएगी। मैंने एक रैंडम एक लाइट रे मान ली। अब आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जो रे मीडियम बाउंड्री के पास आती है, ये आपको मिरर दिया गया है, ये मीडियम बाउंड्री है। जो तरफ आती है मीडियम बाउंड्री के टुवर्ड्स मीडियम बाउंड्री होती है, उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे और दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको रिव्यू करा देता हूँ, क्विक रिव्यू करा देता हूं मैंने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था। ये मीडियम बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे है। क्यों? क्योंकि ये आपके मिरर की तरफ या बाउंड्री की तरफ आ रही है। यहां पर मैंने क्या ड्रॉ किया था? एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। इस पॉइंट का नाम रखा था पी। पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेम एंगल बनाती हुई मैंने एक रे यहां से दूर की तरफ भेज दी थी, इसका नाम रख दिया था रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आई और ये आर, ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। पी, पी इज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां से मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। तो मैंने यहां से कोई एक रे ऐसे मान लिया, आपका कोई और पॉइंट मन करे तो आप वैसे भी मान सकते हो। तो मैंने ये इंसिडेंट रे मानी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दूंगा बेटा? नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इसकी एक रिफ्लेक्टेड रे बना दी। क्लियर हो गई बात बेटा? ये कौन सी रे हो गई? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं नीचे वाले डायग्राम को हटा देता हूं। अब सुटेबिलिटी के लिए आपको पता है एंगल आई इक्वल टू आर, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा बेटा। तो मैं सेम एंगल बनाते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, तो ये रिफ्लेक्टेड राइट हो गई। ठीक है बेटा। सुटेबिलिटी के लिए मैंने ये ड्रॉ किया। अगर मैंने कहा, आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे आपके, क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मैं पहले लॉ पे आता हूं, आई इज इक्वल टू आर। अगर कोई लाइन ये नॉर्मल के अलोंग आती है, आपने एंगल कहां से मेजर किया? याद करो बेटा, एंगल आपने नॉर्मल से मेजर किया है। अगर मैं कह दूं एक लाइट रे इस तरह से आती है, इस तरह से आई, ठीक है बेटा। और रे की आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अगर उसके डायरेक्शन को क्या कर दिया है? रिवर्स। और इसका नाम भी याद होगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं बेटा। अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे मैं क्या ड्रॉ करता हूं? नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करता हूं? उस पॉइंट पर बाउंड्री के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं।
क्या आपको दिख रहा है कि नॉर्मल और ये जो रे आ रही है ओ से ये रे, ये दोनों सेम है, यानी इन दोनों रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में कितना हो गया? 0 हो गया। ये आपको बात समझ में नहीं? दो रे एक दूसरे के पैरेलल हो या एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। बिकॉज नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो ये एंगल क्या हो गया? 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा? 0। ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये रे इसी तरह से वापस लौट जाएगी? अगर ये रे इसी तरह से वापस लौट गई तो मैं इसको पीछे की तरफ रोटेट कर दूंगा। अब मैं जब इसको पीछे की तरफ रोटेट करूंगा तो क्या इसकी इमेज यहां बन के आनी चाहिए? क्यों बन के आनी चाहिए? ये भी एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज के कॉम्बिनेशन से या इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलता है दैट विल बी योर इमेज। आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है सारी बातें यूज हो रही है। कौन कौन सी बात यूज हो रही है मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने रे में, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर रे के पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। रे रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, जो यहां पर हो रहा है एक्चुअली। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, जो दूसरी कंडीशन यहां पे यूज हो रहा है, दूसरा प्रिंसिपल यहां पर यूज हो रहा है, वो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज सेम एज आर। अगर आई आर के इक्वल है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? 0 है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब ये हुआ आई 0 है तो आर भी क्या होगा? 0। यानी ये लाइट जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। क्लियर होगी बात बेटा? तीसरी बात जो आप यहां पर यूज करो, तीसरा पॉइंट जो यहां पर यूज करो, आपने आइडिया ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था। आपने ऑब्जेक्ट की कंडीशन पढ़ी थी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे इज इमेज। तो यहां पर याद कीजिए जब आपने वर्चुअल इमेज बनाई थी तो रेज कट नहीं कर रही थी, आपको कट कराना पड़ा था, तो ये इमेज बन रही है। क्लियर होगी बात बेटा? तो यहां पर आपने रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाया, रिफ्लेक्टेड लाइट ने पीछे आके इस पॉइंट पर काटा है, इसलिए ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया है? इमेज बन गया है। क्लियर हो गई बात बेटा? वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोग जो अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे बात कीजिए। आपने रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पढ़ा था, तो वहां पर क्या पढ़ा था आपने? ये कैसी इंसिडेंट रे है? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी रियल ऑब्जेक्ट। अब जो ये रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये कैसी है? ये भी डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे हो तो इमेज विल बी वर्चुअल, यही डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। तो यानी रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का केस है। क्लियर हो गई बात बेटा? अब यहां से जो बात लर्न करने वाली वो ये है, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज उसके बिल्कुल सीधे सामने बन जाती है। ये आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेसिंग से ये बात लर्न करनी कि ऑब्जेक्ट यहां रखा, उसके ठीक सामने इमेज बन जाएगी। आपको सर आपने ये वाली लाइन लेकर, ये वाली रे लेकर मैंने को समझाया, आपको दूसरी रे लेकर समझाओ, मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लियर करने के लिए मैंने सिखाया था आपको। मैंने कहा अगर एक रे ये होती, मैं रेड वाली बना रहा हूँ सो दैट की क्लैरिटी बनी रहे, अगर एक रे ये वाली होती, मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता, ये नॉर्मल हो गया, तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो क्या इस तरह से आती? क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा हो गया तो क्या रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आती? अगर रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाती, इसको आप पीछे की तरफ प्रोट्री करते, तो क्या आपको लग रहा है क्या ये इसी पॉइंट पर जाके मिलती? कोई भी 2 या 3 जितनी भी रेज आपको मन करे उतनी मिलाकर उनको आप डायग्राम बनाकर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से आप इमेज बना सकते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? अब अगर मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, अब आप समझ गए ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? 1 2 3 4 इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूं एक की इमेज बिल्कुल सामने यहां पर बनी है? बिल्कुल सही। कैसे? जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर आई पर बन गई है,
उसी तरह से एक ही इमेज यहां पर बन जाएगी, एक ही इमेज जस्ट इसके सामने बन के आएगी। ओ की इमेज आई पर बनी है तो एक ही इमेज यहां पर ए डैश पे बन जाएगी। क्लियर हो गई बात बेटा? इसके बगल वाले पॉइंट की इमेज भी ऐसे बन जाएगी, सारे पॉइंट की क्या इमेज इस तरह से बन जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा इमेज बन के आएगी ए डैश की बी डैश ऐसे बन के आएगी। आपको सर रे डायग्राम बना के समझाइए। बिल्कुल बेटा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं दो रेज ले लेता हूं। इजी रे ये वाली रे होती है, आपने अभी जान लिया। अगर इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल 0 है, तो आई 0 हो गया। आई 0 हो गया तो आर भी क्या हो जाएगा बेटा, 0, यानी रिफ्लेक्टेड रे यहां से आएगी तो ये पीछे की तरफ आएगा। अब मैं कोई भी दूसरी रे ले लेता हूं। मैं लेट सपोज मैंने दूसरी रे ये ले ली, ये इंसिडेंट रे है, ए से चली है, ये नॉर्मल हो गया। ये रिफ्लेक्ट होकर क्या इस तरह से जाना चाहेगी? अगर ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाना चाहेगी तो क्या ये वापस से यहीं आके मिलेगा तो एक ही इमेज ए डैश पे बन जाएगी। आप कह दो कि सर आप इधर से कर लेते, मैं इधर से कर लेता, तब भी पीछे आकर वो यहीं मिलती। क्या यही कहानी मैं बी के लिए सुना सकता हूँ? बिल्कुल सुना सकता हूँ। बी के लिए सबसे इजीएस्ट लाइन ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका आई 0 है। आई क्यों 0 है? क्योंकि आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 है। तो इस वाली लाइन को मैं जरूर सर्च आउट करता हूं, जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे वो पॉइंट ड्रॉ करना इजी हो जाता है। दूसरी लाइन मैं दूसरी रे को इस तरह से बना देता हूं। ये आपका हो गया नॉर्मल। फिर आप क्या करोगे, इस यहां से रिफ्लेक्शन कराते हुए इसको इस तरह से बढ़ा दोगे और इस तरह से आपका यहां पर इमेज ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात बेटा? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर होगी बात बेटा? यानी ए की इमेज ए डैश हो गई, बी की इमेज बी डैश। अगर यहां मैं कोई पॉइंट मान लेता डी लेट तो ये डी डैश हो जाता, ये सी होता तो ये सी डैश होता। इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स की इमेज, आपको जिस पॉइंट का मन करे उसके करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम बनाकर आप उसकी इमेज फॉर्म कर सकते हो। ये मैंने एक्सटेंडेड ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस है। ये मैंने ए बी ऐसे रख दिया है। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस आएगा, अभी आप देखोगे। ठीक है बेटा? तो अगर आपने ए बी इस तरह से रखा है तो यू विल ऑट टू नो, जैसे आपने देखा है ये ओ है, ये आई है, ऑब्जेक्ट की इमेज आई बन गई, ये ए की ए डैश बन गई, बी की बी डैश बन गई। तो क्या मैं ये देख सकता हूं कि जब आप रे डायग्राम बनाओगे, यू विल हैव टू ड्रॉ दिस। जैसे आप रे डायग्राम बनाओगे तो बी की बी डैश आ जाएगी, ए की ए डैश आ जाएगी। आप रे डायग्राम बनाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बी की इमेज बी डैश आ जाएगी। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, इसकी इमेज यहां पर बना के बताइए कैसे बनेगी। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए, बी, दो ही ऑप्शन देता हूं कि इमेज ए टाइप की बनेगी कि बी टाइप की बनेगी। कुछ बच्चे समझ गए, ये जो केस है वो इन दोनों केस का मिक्सचर है। बी की इमेज क्या यहां पर ऐसे बन के आएगी और ए की इमेज यहां बन के आएगी, तो क्या ये इस तरह से बन के आएगा बेटा? बी की इमेज बी डैश, ए की इमेज ए डैश, तो दिस विल बी द आंसर। तो ये बी की इमेज बी डैश बन जाएगी, ए की इमेज ए डैश बन जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर एक चीज थोड़ी देखने वाली है, वो आपको लेटर्स में भी देखी होगी आपने। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन तो अपनी लाइफ में भी देखा होगा। ये तो मैंने इमेज बना के दिखाया। अगर आप बुक्स के कुछ लिखे हुए लेटर सामने लेके जाओ तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाता है। वो चेंजेस मैं आपको जरा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। अगर मैंने कहा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब जरा एक बात देखिएगा, ये प्लेन मिरर है आपका, ये प्लेन मिरर है, इस तरह से प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेन मिरर के पैरेलल है। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इमेज जो आ रही है वो बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही है। अगर ये ऐसे रखा है तो बिल्कुल इसके सामने आ जा रही है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी प्लेन मिरर के पैरेलल आ जाएगी। क्लियर हो गई बात बेटा? अगर ये बात समझ में आ गई आपको, प्लेन मिरर के सामने जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे वैसे आपकी इमेज में आ जाएगी। अगर आपने प्लेन मिरर ये रहा,
इस तरह से ऑब्जेक्ट रख दिया है, देख रहे हैं बेटा, प्लेन मिरर ये रहा, आपने ऑब्जेक्ट इस तरह से रख दिया, तो इमेज ऐसे ना आकर कैसे आती है, ऐसे। प्लेन मिरर अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ये ए है ये बी है, तो बी पॉइंट इधर आ जाता है, ए पॉइंट इधर आ जाता है। अगर आपने ऐसे रखा है तो इसके पैरेलल ना रख के कैसे रखा है, नॉर्मल रखा है। अगर आपने नॉर्मल रखा है तो इमेज कैसे, ऐसे ना के ऐसे पलट जाती है। इस पलटने को ही हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऐसे रखा था, ऐसे इमेज आ गई, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अलोंग रखा है तो उसकी इमेज पैरेलल रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के नॉर्मल रखा है तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। समझ में आ गई बात बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अलोंग रखा है, पैरेलल रखा है, तो उसकी इमेज पैरेलली बन जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के नॉर्मल रखा है तो उसकी इमेज लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। इसका यूज करके आप, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है वो आप सॉल्व करके मुझे बता सकते हो। अगर मैंने कहा कि ये आपके सामने मिरर है, सब लोग बता देंगे मुझे पता है, ये मैंने लिखा P, इसकी इमेज कैसे बन के आएगी, क्लियर नहीं हो रहा तो मैं नाम रख देता हूं इसका। इस पॉइंट का नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अब आप समझ गए होंगे 1 2 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट कैसा है, पैरेलल है। तो 1 2 3 P पॉइंट, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या नॉर्मल ही है, नॉर्मल वाला क्या हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब ये ऐसे ना आके ऐसे घूम जाएगा। मैं बताता हूं आपको, देखिएगा, ये P ऐसे रखा था, ये P ऐसे ना आके क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ये देखिए P, ये P दिख रहा है आपको, ये P है। अगर इस प्लेन मिरर के सामने पैरेलल होता तो ये इसकी पैरेलल इमेज हो जाती, लेकिन P कैसा है, ये जो फोर्थ पॉइंट है वो नॉर्मल पर है, तो नॉर्मल है तो ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो P पॉइंट है, P का फोर्थ पॉइंट इस तरह से इधर आ जाएगा। तो जो पॉइंट्स प्लेन मिरर के पैरेलल होते हैं, अलोंग होते हैं, वो पैरेलली शिफ्ट हो जाते हैं, और जो नॉर्मल हो जाते हैं वो लेटरली इन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा। जो बात मैंने बेटा आपको सिखाई है वो मैं यहां पर समराइज करके लिख देता हूं। इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब ए बी का ये डायग्राम बन जाता है। अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग अगर होते हैं, प्लेन मिरर ऐसा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल के अलोंग अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे तो इमेज इस तरह से आएगी। लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, अलोंग नॉर्मल, एंड रिमेन्स पैरेलल अलोंग द मिरर। अगर मिरर ये है, आपने ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा तो इमेज इस तरह से आएगी। और यहां पर आपने बेसिक कंसेप्ट जो यूज किए थे, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई थी। यहां पर देखिए 1 2 3 पैरेलल थे, पैरेलल आ गए, फोर्थ पॉइंट नॉर्मल पे था, नॉर्मल पे था इसलिए लेटरली इन्वर्टेड हो गया। जो पैरेलल था वो अलोंग द मिरर आ गया, और जो नॉर्मल था वो लेटरली इन्वर्टेड हो गया। क्लियर हो गई बात बेटा। ये इमेज ट्रेसिंग का कंसेप्ट था। अब रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस में हम लोग दूसरे आर्टिकल्स पे मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, ये इमेज ट्रेसिंग हम लोगों ने की थी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज ट्रेसिंग की थी। वहां से हम लोगों ने इमेज ट्रेसिंग के जो जो प्रिंसिपल पहले पढ़ रखे थे, कौन कौन से, रे की प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट इमेज की प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन 3 पॉइंट्स को यूज करके हम लोगों ने इमेज ट्रेसिंग कर ली थी। पहली बात जो मैंने बोली कि इमेज, आपने रे की प्रॉपर्टी यूज की। रे की प्रॉपर्टी क्या, अगर वो टकराएगी तो अगर उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पहली प्रॉपर्टी यूज की। दूसरी आपने किस बात को यूज किया, आपने ऑब्जेक्ट इमेज की प्रॉपर्टीज को यूज किया। ऑब्जेक्ट इमेज की प्रॉपर्टी क्या थी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इमेज। तीसरी बात आपने क्या यूज की, तीसरा पॉइंट था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इफ I इज जीरो देन R विल ऑल्सो बी जीरो, R भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को यूज करके हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, किसके लिए, प्लेन मिरर में जब आप इमेज फॉर्म करते हैं उसके लिए। तो उसको लेट अस डिस्कस दैट पॉइंट कि उसमें क्या हम लोगों ने चीजें लर्न की हैं। ये इमेज ट्रेसिंग बिल्कुल वैसी है जैसे आपने ऑब्जेक्ट के केस में की थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में। लाइट रे आती है, यहाँ पर I जीरो है इसलिए रे अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाएगी, रे अपनी लाइट, तो मैं पीछे की तरफ प्रोट्रे कर दूंगा, ये इस एंगल पर आई और ये वापस चली गई, ये एंगल कितना है R।
और आपको पता आई इज सेम एज आर। क्लियर हो गई बात बेटा? ये इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया बी पॉइंट पर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए पॉइंट पर नॉर्मल भी ऐसे ही होगा? बी और ए आपको याद है क्या? बी इज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे, ए इज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे। क्लियर होगी बात? आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइंस, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये स्ट्रेट लाइन है। ये आर है, आई और आर सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर इज सेम एज आई? कहां से समझ में आई बात? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंगल इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल, आई इज इक्वल टू आर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा? कहां से? क्या ये आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये आई है तो ये भी आई होगा। मैं इसको आई बोल देता हूँ या आर बोल दूं, दोनों एक ही बात है। क्लियर होगी बात बेटा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या आपको ये एंगल आई दिख रहा है? तो ये एंगल भी आपको आई दिख रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है इसलिए ये दोनों आई हो गए। अब जो मैंने ट्रायंगल दो दिख रहे हैं मुझको, ओ ए बी एंड ए बी आई, क्या आप ये कह सकते हो ये एंगल 90 है? बिल्कुल कह सकते हो बेटा, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी क्या है? 90। ठीक है बेटा? तो क्या मैं इन दो ट्रायंगल ओ ए बी एंड ए बी आई, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, इसके ये दोनों एंगल आई आई, ये दोनों एंगल 90। ए बी लाइन इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। तो आपने 9th में थ्योरम पढ़ी थी CPCTC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या इस बात से मैं कह सकता हूं ओ ए बी ट्रायंगल एंड ए बी आई ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट? ये कॉन्ग्रुएंसी का आपका सिंबल है। कॉन्ग्रुएंट है तो ईच पार्ट इक्वली कंपेयर कर सकता हूं मैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, ये ए बी कॉमन है, एंगल सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से ओ ए इज इक्वल टू ए आई? फिर से समझ लीजिए, ये आई था, ये आर था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू आर, तो ये इस एंगल को भी नाम मैंने आई रख दिया है। वेरी गुड। ये आई और ये सेम कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये आई है तो ये भी आई हो, कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, ओ ए बी एंड ए बी आई, दो एंगल सेम है और एक साइड कॉमन है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये ओ ए लेंथ और ए आई लेंथ विल बी सेम। अगर ओ ए लेंथ ए आई लेंथ के सेम है, इसका मतलब क्या मैं यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? फर्स्ट कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूं कि जो आपका ऑब्जेक्ट की मिरर से या बाउंड्री से जो डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस इमेज की बाउंड्री से होगी। समझ में आ गई बात? ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस इमेज की बाउंड्री से होगी। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। क्लियर हो गई बात बेटा? ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस सेम होगी। क्लियर हो गई? दूसरा पॉइंट जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये देख के बता सकते हो ये जो लाइन है ए आई, ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल सही बात है। और ओ ए पार्ट और ए आई पार्ट दोनों इक्वल है, यानी जो आपकी ओ आई लाइन है वो इक्वली डिवाइड हो रही है पॉइंट ए पर, यानी ए पर बाइसेक्ट हो रही है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? मिरर बाइसेक्ट कर रहा है। कहां पर? ए पर। तो क्या मैं कह सकता हूं जो आपकी ओ आई लाइन है वो पॉइंट ए पर मिरर के थ्रू बाइसेक्ट हो रही है, और ये बाइसेक्टर कोई ऐसा वैसा नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या मैं ये इस बात को कंक्लूड कर सकता हूं मिरर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? ओ आई लाइन का। मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोला था मैंने? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम एज distance of image from mirror।
क्लियर हो गई बात बेटा? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला आपसे? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोला कि मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिरर इज perpendicular bisector of line joining mirror perpendicular bisector of line joining object and image। क्लियर हो गई बात बेटा? अगर O की इमेज I पर बनी उतनी डिस्टेंस पे बनी है, मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया था, याद करो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ सो दैट आपको याद आ जाए। ये मैंने ए बी ऑब्जेक्ट लिया था, याद आ रहा होगा आपको, एक्सटेंडेड का पहला एग्जांपल। तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश बन गई थी, ए की इमेज ई डैश पे, बी की इमेज बी डैश पर, यानी लेंथ ऑफ द इमेज इज सेम एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या ये मेरा थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसकी कंफ्यूजन का? पॉइंट ऑब्जेक्ट से मुझे समझ में आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ए की इमेज इसके सामने, बी की, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए थे, याद आ रहा है आपको? यहाँ सी लिया था, यहाँ डी लिया था, सबकी इमेज वही बन गई थी आके। तो हर पॉइंट की इमेज उतनी बन जाएगी। तो अगर ये एल लेंथ का होगा तो इसकी लेंथ भी क्या रहेगी? एल। तो इमेज की जितनी लेंथ होगी उतनी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम। ये भी मैं लिख सकता हूं, लेंथ और हाइट वट एवर, साइज भी लिख सकता हूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम। ये थर्ड पॉइंट हो गया बेटा। अब मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अलग डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं, मेन डायग्राम तो वही है। अगर मैं अलग डायग्राम बना के समझा रहा हूं, जरा ये तो बहुत बेसिक चीजें आप लोगों को याद है, मुझे पता है, आप लोग बस देखेंगे। ये इंसिडेंट रे, क्लियर हो गई बात? ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, वेरी गुड। ये एंगल आई है तो ये आर होगा, आई बराबर आर होगा। मैं इसका नाम भी आई रख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि ये भी आई है। अगर ये मिरर नहीं होता, ये बाउंड्री नहीं होती, तो क्या आप समझ पा रहे हैं? ये लाइट रे जो इंसिडेंट हुई थी वो ऐसे आती, यहां पर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये बाउंड्री आई, देन रिफ्लेक्शन हुआ। अगर ये बाउंड्री नहीं आती तो क्या ये सीधे आगे निकल जाती? अगर ये आगे निकल जाती तो मैं इसको पोर्ट्रेट करके थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने समझने के लिए। मैंने इसको प्रोडक्ट कर दिया, आगे की ओर इसको प्रोसीड कर दी, ये इस तरह से आगे निकलती, मगर ड्यू टू दिस रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री ये इस तरह से घूम गई। यानी हुआ क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रे ऐसे आ रही थी और बाउंड्री मिल गई तो ये इधर घूम गई, यानी जो ऐसे आ रहा था वो ऐसे हो गया। कितना घूमा है? घूमा मतलब कितना रोटेट कर गया, यानी अपने पार्ट से कितना डेविएट हो गया? इतना डेविएट हो गया। अगर ये पूरी ऐसे चली जाती तो मैं कहता 180 डिग्री डेविएट हो गई। ऐसे आई थी और ऐसे घूम के ऐसे हो जाती तो मैं कहता 180 डेविएट हो गया। सही बोल रहा हूं ना? देखिए, ऐसे आई थी, अगर ये ऐसे चल के ऐसे 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 घूम के वापस चली जाती तो 180 डिग्री डेविएशन हो जाता, लेकिन इतना डेविएशन हुआ है। इस एंगल का नाम होता है थीटा। इसके बारे में बात करता हूं, ये एंगल कितना है? ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है आपको रेड और ब्लैक से मिलके जो बनी, स्ट्रेट लाइन का एंगल, इट इज वेरी ऑब्वियस, स्ट्रेट लाइन का एंगल इज वेरी ऑब्वियस कि ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। वेरी गुड। ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 2i। ये बड़ा वाला एंगल हो गया 180, ये नीला वाला जो मैं बना रहा हूं अभी देख रहे हैं आप लोग, ये एंगल हो गया 180, ये हो गया 2i। तो रिमेनिंग एंगल विल बी 180 माइनस 2i। remaining angle will be 180 minus 2i. This angle is 180, this is 2i, this angle is 180 minus 2i. क्लियर होगी बात? इसका मतलब मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दौरान कितना एंगल ऑफ डेविएशन आता है? 180 माइनस 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन इज 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ deviation during reflection is 180 minus 2i। अगर i 0 होगा तो डेविएशन कितना हो जाएगा? 180। देखिए यहां पे क्लियर हो रहा है,
ये देखिए नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही, नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0, आई 0 तो आर भी 0, तो ये आई 0 हो गया। ये रे कैसे गई, ऐसे आई और ऐसे गई, यानी डेविएशन कितना हो गया बेटा, ऐसे से ऐसे घूम गई तो कितना घूम गई 180। कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया जाए आप आई रख के एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गई बात बेटा? 4 पॉइंट लिखे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सेकंड पॉइंट, mirror will be angle bisector of line joining object and image. Third point, size of object is same as size of image. Fourth point, angle of deviation is during reflection is 180 minus 2i. हाँ बेटा, तो एक ये 4 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिए थे। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है समझिएगा। आप लोगों ने आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज लिया था। आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज में समझिएगा थोड़ा सा, मैंने आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज में समझाया था आपको। क्या समझाया था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे इज इमेज। वेरी गुड, तो ये आपको बात याद है। वेरी गुड, तो आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाली बात भी याद है। अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होती है तो ऑब्जेक्ट विल बी रियल, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे होती है तो इमेज विल बी वर्चुअल। तो इस केस में आप समझ सकते हो ये इंसिडेंट रे कैसी है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग याद आ रहा है आपको? मैं याद दिलाने के लिए डायग्राम बनाता हूं। ये एक पॉइंट पर मिल रही है तो इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। ये इंसिडेंट रे कैसी है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे रियल ऑब्जेक्ट, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअल इमेज। समझ में आ गई बात बेटा? तो मैं पांचवा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्लेन मिरर यूज करते हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या रिलेशन होता है? अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज विल बी रियल। जो मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के केस में आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, मैं आपको क्विक एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास ये सिस्टम दिया गया है, तो अगर ये रे इस तरह से आ रही है, ये रे इस तरह से आ रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इंसिडेंट रे, ये आई इंसिडेंट रे यहां पर कैसी है? कन्वर्जिंग। अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये रिफ्लेक्टेड रे कैसी है? कन्वर्जिंग। तो ये कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। तो देयर विल ऑलवेज केस ऑफ ROVI एंड VORI इन प्लेन मिरर। In plane mirror, there are cases such as ROVI, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, एंड VORI वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। क्लियर हो गया बेटा? प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ये 5 पॉइंट थे, ये आप लोग याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प हो जाएगी।